नमस्कार। हमारा थर्ड एपिसोड ऑन एनलाइटनमेंट पे हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में अपने गेस्ट हिमांशु वैद्य जी से चर्चा में रहते हुए। नमस्ते नमस्ते। सर। लास्ट चर्चा हमारी जब रही थी ज्ञान विज्ञान वेद उपनिषद, वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग टू दिस वर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, ईस्टर्न अंडरस्टैंडिंग और उनके आपस के डिफरेंसेस और उनके आपस की कंट्रोवर्सीज। येट फंडामेंटली ये चीज जब से मैनकाइंड है तब से चली आ रही। बट जब हम उसे मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें इस्टेब्लिश करने की, जहाँ पे हम काफी हर चीज को थेरेटिकली समझने के अलावा एविडेंस बेस्ड बनाते हैं, जहाँ पे डेटा कलेक्शन है, यानी कि अगर हम साइंस की टेक्निकल डेफिनेशन में जाते हैं दैट इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और बिहेवियर, हम्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड, जहाँ पे जब तक हम किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर देते हैं रिसर्च बेस्ड या कलेक्टिव डेटा के साथ, तब तक उसको साइंस में ऐड नहीं किया जाता है। तो क्या ये एक आर्केक साइंस है जो कि एक पुराने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे कभी हमने सुनी पड़ी, वेदों में एस्टैब्लिश हुई और कुछ लोग कर रहे थे, या क्या ये आज भी उतनी ही एविडेंट बेस्ड है कि इसको हम अपने साइंसेस में कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में एस्टैब्लिश कर पाएंगे एक मोर acceptable format में, not a very rare phenomena but a something a very real phenomena which can actually be attained right, and observed and studied. right. I think it's a very important question, and this is also a goal for all those who are deeply interested in the self. जी कि कैसे इसको एम्पिरिकली प्रूव किया जाए, स्टडी किया जाए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग उस एरिया में है जहाँ पे आई डोंट टेक द वेस्टर्न व्यू वेरी सीरियसली कि देयर इज नथिंग लाइक एनलाइटनमेंट. right. I also don't take seriously the not serious. I should not say I don't take seriously, but I don't believe कि वेस्टर्न व्यू जो है कि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज नहीं है और निर्विचार निर्विकार अवस्था में रहा ही नहीं जा सकता. ये दोनों ही चीजें जो वेस्टर्न थिंकिंग के सेंटर में है, स्पेशली साइकोलॉजी के एरिया में, दोनों ही गलत है. क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं जानता हूं कि you can live in a state of no thought. I have lived in it myself. I have not been able Okay. to perpetuate it on demand, but I have very distinct experiences, and entry is possible on demand. I am not able to perpetuate it. So I know that there is definitely a state of no thought. It is definitely a state of no affect. It is a state of no thought, no affect, high awareness and bliss. I know it by personal experience of a micro type. So for me, जी it's not a question of belief in the sense of belief. It's also partial knowing. So मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो वेस्ट में कहा जाता है कि ये कोई चीज ही नहीं है. तो दूसरी बात आ जाती है कि अगर ये चीज है तो फिर उसको एम्पिरिकली स्टडी क्यों नहीं कर सकते. और मेरे ख्याल से ये गोल होना चाहिए अगले 10 साल के लिए न्यूरोलॉजी के अंदर कि इस चीज को स्टडी किया जाए. और फॉर्चुनेटली कुछ शुरुआत हुई है इसमें, बिकॉज इसमें एग्जैक्टली काफी सारे कैन्स और काफी सारी इस टाइप की मशीनरीज डेवलप की जा रही हैं जहां पे दे कैन सी दैट देयर इज सम स्टेट ऑफ डिफरेंस इन एन एनलाइटनमेंट एक्टिविटी ऑफ ब्रेन मैपिंग के थ्रू एज कंपेयर टू द रेगुलर पीपल. so you can see actually the difference between an ordinary person, a person who has practiced meditation for a very long time, and an enlightened राइट. person. All the three are different. It's a continuum. और इसमें दो चीजें चाहिए. कोई हो जो एनलाइटन हो. अब ये अपने आप में 1 in 10 million वाली पॉसिबिलिटी, बिकॉज इस मामले में नेचर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक. कि 100
10 मिलियन लोगों में से 1 करोड़ लोगों में से एक ही आदमी एनलाइटन होता है। तो एक तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। Yes. ऐसे लोग शुड बी रेडी टू सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू साइंटिफिक स्क्रूटिनी। तो ये जो रिसर्च की जो हम बात करें, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, अवेलेबिलिटी ऑफ एन एनलाइटेंड पर्सन रेडी टू अंडरगो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, और दूसरा एस्पेक्ट साइंस का है कि साइंस विच हैज गॉन फार इनफ टू इन्वेस्टिगेट दिस फिनोमेना। सो एक तरफ से साइंस की रेडीनेस चाहिए, दूसरी तरफ से एनलाइटेंड आदमी की रेडीनेस चाहिए। एनलाइटेंड आदमी की रेडीनेस इंटेंशन के एंगल से, और साइंस की रेडीनेस कैपेबिलिटी के एंगल से। ये जो जब इकट्ठे होंगे तभी ये रिसर्च पॉसिबल है। पर मेरे ख्याल से ये होना जरूर चाहिए, बिकॉज ये ऐसा एरिया है जहां पे वी आर डीलिंग विद सब्जेक्टिव ट्रुथ, कि ये ट्रुथ ट्रुथ है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं है, बट इतना ही है कि इसको हम ऑब्जेक्टिवली एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। अब कोई अगर ये कहे कि सब्जेक्टिव ट्रुथ ट्रुथ है ही नहीं, वो तो बेकार की बात। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं सब्जेक्टिव लेवल पे सच है, जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली यू कांट प्रूव इट। Everything that you and I know is true about society, everything cannot be proved in the court of law. So what can be proved objectively is always a small part of all that is really true, because a much part of what is true cannot be proved with objective evidence. So ये बात तो बेकार है कि subjective truths are no truths at all, ये तो बेकार की चीज है। But the point is, at what state do you move a subjective truth into an objective truth? और वहां पे दो है कि द प्राइमरी रीजन इज कि इज साइंस रेडी टू इवेल्युएट इट, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल चेंज अवर एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे we approach mind in psychology and psychotherapy, and also it will fundamentally change our culture right from its center, and that will change the entire geopolitical situation and historical situation of the world around us. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है एनलाइटनमेंट का, कि जिस दिन ये ऑब्जेक्टिवली एस्टैब्लिश हो जाएगा, इट विल चेंज द होल वर्ल्ड एंड एवरीवन्स लाइफ अराउंड इट। Coming to Ganges and not taking a dip, so that makes us more greedy when we have you to talk about enlightenment. Why to miss the psychological pathologies related to it? Right. So I have this another question, that if we see the enlightenment process and the way you have discussed, there have been so many legendary people out there whom we have listed throughout the discussions, and many more who have lived this planet and walked on this planet. एट द सेम टाइम हमने देख सकते हैं कि कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो फ्रॉड एनलाइटनमेंट क्लेम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैथोलॉजिकल एनलाइटनमेंट को क्लेम करते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी को इंटरवीन करना पड़ता है और वहां पे हम साइंसेस से उसे कंट्रोल कर सकते हैं. At the same time, there are people who are into pseudo enlightenment, that they have achieved something and they have, in the reverie of it, they are not going any more further. So ये सब जो डिफरेंट एनलाइटनमेंट्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं और उसको एक अनबिलीवेबल फिनोमेना या ओवररेटेड फिनोमेना या मैनिपुलेटिव फिनोमेना या एस्केपिज्म के बारे में बात करने के हिसाब से आ रही है. तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आजकल हमें जब हम न्यू जनरेशन में ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में, तो इस टाइप के काफी सारे डिस्कशंस आम आदमियों में, सोसाइटी में आते हैं. So would you like to share some more knowledge and impart to us so that we can have clarity about all this? If we are clear that the core attributes of enlightenment are state of no thought, state of no affect, high intensity of awareness and bliss, and the ability to enter into this state on demand and stabilize this state. This is the core, and then added to it is purification of motivations.
the pervasive spread of selflessness in oneself. ये right. कोर है, अगर ये कोर अगर है किसी में, right? और तो वो क्लियरली दिखाई देगा दो चीजों में, तीन चीजों में। एक, उसके खुद के डिमीनर में, बिहेवियर में, उसके स्पीकिंग में, उसकी लाइफस्टाइल में। दूसरा, उसके इंटेलेक्चुअल आउटपुट में, कि जब वो उन किताबों पे कमेंट्री करेगा या उन विषयों पे कमेंट्री करेगा जो एनलाइटनमेंट के आजू बाजू है, तो क्लियरली पता चल जाएगा कि इसको एनलाइटनमेंट का माइक्रो एक्सपीरियंस है, सेमी एक्सपीरियंस है या स्टेबिलाइज्ड एक्सपीरियंस है। और तीसरा है उसके एक्शंस, कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है या हेल्प करता है। तो ये तीनों को अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो किसी को भी इजीली ब्रेकआउट किया जा सकता है कि ये एनलाइटन है या नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हो, स्टेबिलाइज हो गया हो, लेकिन पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ। इसलिए शेरविन तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब तक पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, सभी चक्र ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, तब तक इवन इफ यू आर एबल टू स्टेबिलाइज अ स्टेट ऑफ नो थॉट, इवन दैट इज नॉट इनफ, because the evil can operate even after that. It can take place inside of you and operate out of you even after that. And that happens many times, that a person has micro experience of enlightenment, बाकी पूरा बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बीइंग के एक पार्ट में पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और बाकी का अनट्रांसफॉर्म पार्ट जो है वहां से फिर इविल ऑपरेट करता है। So when you look at this kind of criteria, you can easily make out कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आदमी ईमानदार है तो रियली बोल देगा कि हाँ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है। लेकिन अगर बदमाश है तो ही माइट लाइक टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज समथिंग ही इज एक्चुअली नॉट। So this is one part. Now second part is there are many in society who are actually जो एक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर है, और क्योंकि लोग ओमनीपोटेंस की तलाश में हैं तो वो लोगों की उन इच्छाओं का फायदा उठा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल तो लोग खुद हैं जो ओमनीपोटेंस की तलाश में हैं। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक वो है जो सिर्फ तलाश में है अपने नार्सिसिज्म की वजह से, जिसमें आई वुड से कि एक नार्सिसिस्ट ओमनीपोटेंस की तलाश में है और रास्ते में उसको किसी ने बेवकूफ बना दिया, तो वो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। काफी लोग हैं जो सफरिंग में है, हेल्पलेसनेस में है, जिनके लिए ओमनीपोटेंस एक ही आउटकम आउट मतलब एक वे आउट है इनर वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने की। तो राइट, पे जो जंप इनटू ओमनीपोटेंस है वो एक डिफेंसिव एक्शन है, बिकॉज सफरिंग अनबेरेबल या अनकॉन्शियस माइंड। तो वहां पे आई वुड से कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। और वहां पे ये है कि काफी लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं जो बेसिकली नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स हैं, and who either had a micro experience of enlightenment or who experienced something near to it that they could understand some part of it. So इस तरह के वो सेकंड ग्रुप के लोग हैं। और तीसरा है कि what do religions claim about it and what is our experience about omnipotence। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस न तो इस बात की गारंटी देता है कि आपका पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सभी चक्र ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये हो सकता है कि एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस स्टेबलाइज हो जाए फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन या दिन के 4 घंटे 5 घंटे, बट लेट अस से हाफ एन आवर अ डे, उस तरह की सिचुएशन में, बट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ हो आदमी, द इविल कैन स्टिल ऑपरेट आउट ऑफ इट। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, नंबर वन। So that therefore definitely it is not something omnipotent. Number two, let us look at people around us who are enlightened. आप ओशो रजनीश को देखो, कृष्णमूर्ति को देखो, they suffered from many physical problems and they had severe limitations। कि कई लोग उनके पास आते थे कि हमारी ये फिजिकल बीमारी है या इवन मेंटल बीमारी है, वो कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी खुद की बीमारियों के बारे में भी वो कुछ नहीं कर पाते थे।
और ओशो के अंदर तो साइकोसोमेटिक बीमारियां थी, प्योर फिजिकल होती तब भी बात थी, ओशो के अंदर तो साइकोसोमेटिक बीमारियां थी, उसका भी वो कुछ कर नहीं पाए थे। सो डेफिनेटली ओमनीपोटेंस नहीं होता है, और जो ऑनेस्ट ट्रेडिशन है वो क्लेम भी नहीं करती। क्लेम सिर्फ इतना होता है कि इवोल्यूशन का ये एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है और इसके बाद लिबरेशन आ जाता है, और जो रीइंकार्नेशन का जो एक कंपल्शन है उससे आदमी मुक्त हो जाता है, और अगर आदमी इसके बाद जीता है तो आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। इतना ही क्लेम होता है, ओमनीपोटेंस का क्लेम नहीं होता है। सिर्फ जो नियरेस्ट है ओमनीपोटेंस का, वो आपको मिलता है कुछ जैन दर्शनों में, जहाँ पे ओमनीपोटेंस तो नहीं कहना चाहिए, पर ओमनीपोटेंस का एक कंपोनेंट विच इज त्रिकाल ज्ञान। Can you repeat, sir? त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका क्लेम किया जाता है कि एनलाइटनमेंट की कंडीशन में, केवल्य की कंडीशन में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज आता है। अब वो जेनेरिक नॉलेज आता है या कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आता है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो जो बिलीवर्स है उनके वो क्लेम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, बट वो भी डिफिकल्ट है, बट वी डोंट नो, मे बी इन दैट कंडीशन माइट बी ट्रू, बट इवन इन दैट कंडीशन ओमनीपोटेंस वहां भी नहीं है, तीर्थंकर भी ओमनीपोटेंट नहीं, दे कांट कट शॉर्ट एनीबडी एल्सेस कार्मिक रूट, Right. दे कैन नॉट चेंज द लॉ ऑफ नेचर कि एक साइकिल में 24 ही होगी। नो तीर्थंकर के सेट की नहीं 24 बहुत कम है, इस साइकिल में चलो 200-500 कर दो, nobody can do that। Right. ओमनीपोटेंस तो कहीं भी नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू बी वेयर ऑफ आवर ओन सर्च फॉर ओमनीपोटेंस एंड all the manipulation it leads to and all the exploitation it leads to। Sir, एक current times में we see that spirituality has taken over religion. It's in vogue because spirituality has a different flavor, or because we are sharing this on our social media, right? आपका ये आज का हमारा डिस्कशन भी YouTube पर है, और बहुत सारे यंगस्टर्स और न्यू क्यूरियोसिटी से भरे हुए लोग, they would be watching this video। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में जब स्पिरिचुअलिटी के फ्लेवर को देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योगा बीइंग द क्लोजेस्ट, Right। they usually talk about a very Eastern concept of Kundalini, which has always come up in the discussions जहाँ भी enlightenment को एक systematic way, especially yogic way में अगर achieve किया जाए, या हीलिंग या चक्रा और अपने नाड़ियों की अंडरस्टैंडिंग से अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए, तो ये आजकल बहुत देखा जा रहा है कि कुंडलिनी हैज बीन लिंक्ड अ लॉट विद एनलाइटनमेंट। व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल हियर इन एनलाइटनमेंट इफ एट ऑल? The core is always the same। कि ये बात ऐसी आ जाती है कि आप सरफेस लेवल पे कोई भी प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो रूट में क्या होता है। जैसे कि 1 + 2 = 3 and 4 - 1 is also equal to 3। राइट। तो दोनों रास्ते से 3 पे आप पहुंच रहे हो किसी तरीके से, तो वो 3 क्या है। तो इस तरह से अगर हम सोचे कि भाई अगर हम ये कहें कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कई रास्तों से एकम्प्लिश किया जा सकता है, तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो उसका रूट तो यही होगा कि चक्रा जो है वो सारे क्लियर अप हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाए। तो रूट तो वही होगा, चाहे आप भक्ति मार्ग पे जाओ, कर्म मार्ग पे जाओ, मिक्सचर करो, मंत्र यूज करो, विजुअलाइजेशन यूज करो, साइकोथेरेपी करो, रेकी या प्राणी हीलिंग करो, रूट तो वही रहेगा कि वॉट एवर यू डू ultimately it has to purify the chakras, and when the chakras are purified enough, not necessarily 100% but enough,
then you can enter the state of no thought and no feelings, the state of enlightenment. अगर आप नॉर्मल स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करें, अगर आप शंकराचार्य का कंसेप्ट यूज करते हो तो थोड़ी अलग बात हो जाती है, वननेस विद एग्जिस्टेंस। अगर आप श्री अरबिंदो का यूज करते हो तो फिर से बात अलग हो जाती है। पर एक जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है एनलाइटनमेंट का, कि अ स्टेट ऑफ नो थॉट नो अफेक्ट, हाई अवेयरनेस एंड ब्लिस, तो ultimately you can enter this state and stabilize this state only after chakras have been reasonably purified. So basically तो वही हो रहा है। अब या तो आप इसको इनडायरेक्टली करो, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, किसी भी मार्ग से, या डायरेक्टली आप तंत्र और योगों का रास्ता पकड़ो तो सीधा ही आप चक्र पे आ जाओ। बट वट एवर बी द सिचुएशन, कोई भी रास्ते से आप आओ, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस है आपके अंदर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोडिंग है डिजायर का, वो दो के थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा रिजॉल्व करते करते। सो ये एक बात है कि ये कोर प्रोसेस तो है ही कि आप सरफेस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, अवेयरनेस के लेवल पे कुछ भी करो, रूट लेवल पे चक्रों का प्यूरिफिकेशन चलता रहता है, और वो जब एडिक्वेट हो जाता है तभी आप एनलाइटनमेंट के स्टेट में जा सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है कुंडलिनी का। तो इसमें दो है, एक कुंडलिनी का एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पार्टली फ्री है और पार्टली पोटेंशियल है, और जो पोटेंशियल कंपोनेंट है वो ऑन डिमांड कई बार फ्री हो जाता है और फिर से पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का, जो फॉर्म जब राइज होता है ऊपर की तरफ, तो जो डिजायर की जो एकदम रूट है उसको वही निकाल सकता है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए वही निकाल सकता है, पर वो भी निकाल सकता है। तो होता है ऐसे, एक्सेलरेट कर सकता है उस प्रोसेस को। हाँ, जैसे कि लेट अस से कि यू आर वर्किंग लेट अस से ऑन द मूलाधार चक्र ऑन पावर, and you have great lust for power and you start working on yourself. So on the 10 point scale, let us say you are at 7 and you start working on yourself and you come down to 1, कि आपने पावर की डिजायर पे बहुत सारा काम किया है और अब 10 पॉइंट स्केल पे आप 7 पे थे, अब आप 1 पे आ गए हैं। अब जो लास्ट का जो 1 है वो सबसे ज्यादा स्टिकी होता है, और उसको निकालने के लिए कोई बहुत ही पावरफुल चीज चाहिए, और वो जो पावरफुल चीजें हैं जो रूट में से निकाल सके डिजायर्स, या रूट में ट्रांसफॉर्म कर सके डिजायर्स को, अगर निकालना नहीं है तो ट्रांसफॉर्म करना है, सब्लिमेट करना है, तो वो जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टूल्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें से एक ये कुंडलिनी है। उसके एक्शन से वो रूट क्लियर हो जाता है जो अदरवाइज बहुत स्टिकी होता है। तो वो या तो कुंडलिनी की अपराइजिंग से होता है या तो फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होता है, और कुछ लोगों को मंत्र से भी हो जाता है, कुछ लोगों को मेडिटेशन से भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो लास्ट का पार्ट होता है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या तो ग्रेस चाहिए होता है, या कुंडलिनी जैसा कोई फिनोमिना चाहिए होता है। तो वो एक फिनोमिना है जो लास्ट का जो स्टिकी पार्ट है उसको निकाल सकता है। तो इस तरह से ये है कि इट्स अ वेरी गुड टूल इन वन सेंस। इन द सेकंड सेंस इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ एंटिटी व्हिच इज इन द एनर्जी डायनामिक which has both potential form and kinetic form, free energy form and the potentialized form. And one aspect of it is when it starts becoming a tool of purification. So Kundalini एक तरह से देखा जाए तो it's a tool of, it's an entity of energy. Second तरीके से देखा जाए it's an entity which is related to our faculties and their flowering. और तीसरी तरीके से देखा जाए तो it is a tool for purification of the most sticky parts of us. और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि when all the chakras are clear, तो energy is able to move from the bottom to the top without any chakra appropriating the energy, which is very natural. कि अगर रास्ते में कोई भी, it's like a magnet, कि if energy is going from bottom to top और कोई ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग मैग्नेट नहीं है तो it will go from bottom to top, otherwise कोई भी चक्र उसको खींच लेगा।
Right. That is the kind of understanding that we have of the inner world using these concepts. Of course, it's very different from the Western conceptualization. It's a more mystical Eastern conceptualization. Very experiential also. This true, and it is becoming so interesting because we are covering almost every aspect which we these days is being talked about when it comes to enlightenment. So, not to miss again from a curious mind comes, and what is your understanding of the karmic aspect of the enlightenment? Like in the discussion you shared, कि एक pre-state होती है. It cannot, for many, it has in many stories we have read that कईयों को वहीं उपलब्ध हो जाना या प्राप्त हो जाना. For example, there was some एक ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी था एक कि एक कसाई को धना कसाई ऐसा कुछ नाम था उनको अपनी बुचर शॉप पे ही गॉट एनलाइटेंड ऑल ऑफ अ सडन. सो व्हाट इज द कार्मिक एस्पेक्ट कि इज इट दैट वी हैव टू अंडू ऑल द कार्मिक जो प्रारब्ध हैं और जितने भी हमारी डेब्ट्स हैं उनसे क्लियर होने के बाद ही एनलाइटनमेंट पॉसिबल है? लाइक व्हाट्स योर से ऑन दिस एंड व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? Not 100%. Even if you are done by the to the tune of 70-75%, you can start having experiences. And therefore, you can see that in many cases, even in case of Ramakrishna Paramahans or in case of Osho, enlightenment के बाद भी they had to undergo a lot of suffering at the physical level, body में. Exactly. True. So they would say कि their own karmic stuff was getting worked out. And that is true of many people कि enlightenment के experience के बाद भी उनका physical जो medical suffering था वो clear नहीं हुआ. Many have, in fact, Mahavir even died of cancer, if I'm not wrong. So most people. So physical suffering and karmic part can be there. Yeah. So say Yogananda Paramahansa, he had many ailments. So जो कार्मिक साइकिल है वो एनलाइटनमेंट के साथ खत्म नहीं होता है, बट व्हाट हैपेंस इज दिस कि जब कार्मिक लोड सब्सटेंशियली खत्म हो जाता है तब एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंसेस पॉसिबल होती है, और उसके बाद जो बचा हुआ कार्मिक लोड होता है वो किसी तरह से वर्कआउट हो जाता है. कई बार बॉडी में वर्कआउट हो जाता है, कई बार ग्रेस में वर्कआउट हो जाता है, और कई बार लोग कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑल्सो समथिंग विच रिमेन्स वो गेट्स वर्कड आउट, बट द बॉडी इज नॉट, you are not trapped into the body again. So this is the understanding of it. Post death it still becomes a matter of belief, but observationally what we see is very clear कि जिन लोगों को enlightenment experience हुआ है उसके बाद भी कार्मिक वर्किंग आउट तो चालू रहता ही है. बहुत कम लोगों का ऐसा होगा कि 100% कार्मिक वर्कआउट होने के बाद ही एनलाइटनमेंट आया है और कुछ वर्कआउट बाकी नहीं है. Very few of them would be of this category. So how would we differentiate samadhi as a term and enlightenment as a term? Are they same or similar? Usually the word samadhi जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो उसको. एनलाइटनमेंट के सिनोनिम के हिसाब से यूज करोगे तो जितने टाइप्स के एनलाइटनमेंट है उतनी टाइप की समाधि है. ओके. और कुछ किताबों में उसका वर्णन भी है. जैसे अगर आप पतंजलि के वर्क्स में देखो योग सूत्र में तो अलग अलग टाइप की समाधि की वर्णन है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग 25% एनलाइटनमेंट, 50% एनलाइटनमेंट, और स्टेट ऑफ नो थॉट खाली आया है या ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट खाली आया है. सो हर एक को वहां पे पतंजलि ने अलग अलग नाम की समाधियां दी हुई. Different permutation combinations. हाँ, so he has used the word in a different way कि many different states are termed as different types of samadhi. So there is a samadhi which is akin to stillness of the mind. There is one which is akin to state of no thought but with bliss, which is different from pure stillness. Then oneness with existence. Then all negating absolute. So there are different types. But popular culture में ये है कि
samadhi is usually referred to having an oceanic experience of being one with existence, where you lose your consciousness. Yourself, not consciousness, but your self-awareness. That is or dissolve rather. That is the popular understanding of the word samadhi. कि आदमी aware नहीं है, he is intoxicated and lost into some state, completely oblivious to the outside world and having an oceanic experience of oneness with existence. तो शंकराचार्य का जो concept है, that is the popular understanding of the word samadhi. But in details when योग सूत्र में आप करते हो तो अलग अलग टाइप्स की समाधियां, और इसी में एक सविकल्प और निर्विकल्प समाधि की भी बात आती है कि सविकल्प समाधि के आप जब विकल्प करते हो तभी आप समाधि के स्टेट में रह सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो, और निर्विकल्प में कि आप 24 घंटे समाधि में रह सकते हो. बट पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग शंकराचार्य वाली है कि oblivious to the world, lost into oneself, experiencing oceanic oneness with existence. So beautiful. So whether it is Prabodhan or enlightenment or Samadhi, whether it is the liberal way, the transformative way, whether it is to do with Mirabai or some other enlightened person, maybe Shankaracharya, maybe Buddha, I would not miss an opportunity to thank you in the specific way of the literary word. Thank you for enlightening us with your knowledge, as always. It was a wonderful conversation. Looking forward for more discussions. We would like to invite comments box के अंदर अगर आप कोई specific topic है या आपका कोई specific question है which we can cover up in our channel, you may please seek for it. Once again, thank you, Dr. Vaidya, for this beautiful enlightening experience of knowledge and learning. Thank you so much. Namaste.